Hello and welcome to my channel Inspire with Anushka. Guys, how are you? Hope you all are fine. Guys, today we are going to discuss about the glycolysis and Krebs cycle. That is the different, or we can say that is the true mechanism or the process of respiration in which the step-by-step breakdown of chemicals takes place just to release what? Energy. And this process always occurs either in the presence of oxygen or in the absence of oxygen. So before starting the topic, I want that let me clear that either the process of respiration is occurring in the presence of oxygen or in the absence of oxygen. So process of respiration which occurs in the presence of oxygen is called aerobic respiration. In the previous video also I have discussed about that, and the process which is occurring in the absence of oxygen, that is called anaerobic respiration. So hope the both points are being cleared in your mind. So now today we are going to start with the glycolysis and Krebs cycle. That in ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ होता है और क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस क्या होता है. तो मैकेनिज्म जो होता है रेस्पिरेशन का, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने के लिए दो स्टेप्स में हमेशा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. जब भी हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो टू स्टेप्स पढ़ते हैं. एक पहला जो प्रोसेस है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, और दूसरा जो प्रोसेस है वो होता है क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस. अब बेसिक डिफरेंस क्या है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में और क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में. सो हम लोग पहले बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में, फिर हम लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो कब हो रहा है और किस तरह ये रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है. और फिर हम लोग ये देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस किस में होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, और ये प्रोसेस दूसरा स्टेप है और इसका बिगनिंग कब होता है और इसका साइट क्या है, यानी किस बॉडी के किस पार्ट में ये एरोबिक नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस कंप्लीट होता है. तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस हम देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में. तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो है, उसके बारे में सबसे पहले उसकी खोज की थी, उसकी डिस्कवरी किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका कि नाम है एम्बर्डेन मेयर हाफ, और एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका कि नाम है पार्सन. तो एम्बर्डेन मेयर हाफ और पार्सन ने दोनों ने मिलकर डिस्कवर किया कौन से प्रोसेस का, तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस का. अब देखते हैं क्रेब साइकिल के प्रोसेस को डिस्कवर किसने किया. हैंस क्रेब ने इसका डिस्कवरी किया था इस प्रोसेस का, और क्रेब के नाम पे ही इस प्रोसेस का नाम रखा गया है क्रेब साइकिल. तो क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्रेब साइकिल को डिस्कवर किसने किया था. तो इसमें आपको नाम कॉमन मिल जाएगा, हैंस क्रेब, और उन्होंने ही क्रेब साइकिल, उन्हीं के नाम पे क्रेब साइकिल इस प्रोसेस का नाम दिया गया है. सेकेंड बेसिक डिफरेंस जो है वो क्रेब्स ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में वो है द प्रोसेस जो है ग्लाइकोलाइसिस का, उसे हम लोग हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. गाइस लिसन इट केयरफुली, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है उसे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो फर्स्ट स्टेप है. आइदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा हो ये, या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है. बट जब भी हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट हो रहा हो, तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो हमेशा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है. इसलिए इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. आपको डायग्राम यहाँ दिख रहा होगा, इसमें कंफर्म हो जाएगा कि कैसे फर्स्ट स्टेप में जो है वो ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में हो रहा है, यानी कि जो भी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट हो रहे हैं या फिर जो भी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं. तो इन दोनों में कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस कितने दूर तक कंटिन्यू करता है, और क्यों इसे हम लोग फर्स्ट स्टेप में रखा है रेस्पिरेशन के, और फिर क्यों हमने क्रेब साइकिल के प्रोसेस को सेकंड स्टेप में रखा है. तो जब भी प्रोसेस हो रहा हो एरोबिक रेस्पिरेशन का या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन का, दोनों रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो पहला हाफ प्रोसेस जो होगा वो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस. इट मीन्स कि ये हमेशा एब्सेंस, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोसेस आधा कंप्लीट हुआ रहता है. उसके बाद ये बाइफर्केट करते हैं हम दो पार्ट में, कि एक साइड ग्लाइकोलाइसिस आधा कंप्लीट हो जाने के बाद जो सेकंड प्रोसेस है क्रेब साइकिल का, क्रेब साइकिल डिफाइन करता है
कि आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या फिर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और अगर कंप्लीटली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है, इट मीन्स एनारोबिक वाला पार्ट जो है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू होल्ड टुगेदर बोल सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट भी हो रहा था ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट पार्ट, और दूसरा जो था एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। जैसे ही हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, जैसे ये एक पार्ट है और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तक हो रहा था ग्लाइकोलाइसिस, और एक साइड फिर हमने एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ एक और ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ये दो पार्ट में जो होता है ये प्रोसेस कहलाता है क्रेब्स साइकिल का। क्रेब्स साइकिल में या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो सकता है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, लेकिन जो भी पार्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है वो, क्योंकि फर्स्ट हाफ में भी जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस था वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा था और सेकेंड हाफ में भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, तो कंप्लीटली होल टुगेदर हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक, और दूसरा साइड है क्रेब्स साइकिल का, जो डिफरेंट नाम है वो है साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, ये दो नाम दिया गया है। नेक्स्ट जो बेसिक डिफरेंस है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में वो है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हमेशा साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है और क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस जो है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं और ग्लाइकोलाइसिस हमेशा क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो हमने समझा, यहाँ पे देखा ऑब्वियसली कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है, क्रेब्स साइकिल का जो प्रोसेस है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। इस एनर्जी को रिलीज करने में यानी इस एनर्जी को बनाने में कितना एनर्जी हमें देना होता है, यानी ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस और क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस कितना एनर्जी कंज्यूम करता है और एट लास्ट बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें कितनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी मिलती है। तो हमेशा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। ऑक्सीजन हम कितना देते हैं, इसमें दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, दो मॉलिक्यूल एटीपी यानी साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाया था हम लोगों ने रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम में, वो पिछले वीडियो में देखा था। तो उससे बनने के बाद क्या हुआ कि रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को करने के लिए दो मॉलिक्यूल एटीपी का हमें देना होता है अपनी बॉडी की तरफ से, ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो सके, क्योंकि उसके पास खुद का एनर्जी है नहीं और हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं उस एनर्जी को तब तक जब तक कि हमारे पास कोई एनर्जी मॉलिक्यूल पहले से है नहीं। तो दो मॉलिक्यूल एनर्जी हमने इन्वेस्ट किया ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, तो हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला, पूरा ग्लूकोज टूट के हमें 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिला। तो इसमें हमने 2 दिया था और हमें मिला 4, तो यानी ये 2 जो दिया और इस मिले हुए में से 2 हटा दे तो हमें फाइनली कितना एनर्जी मिला, यही 2। इट मीन्स 2 इन्वेस्ट किया तो 2 एनर्जी मिला। ये है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। तो इतने कम एनर्जी क्वांटिटी में हमने इतना बड़ा प्रोसेस किया ग्लाइकोलाइसिस का, जो कि एक ऑब्वियसली रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जो कि हमेशा एनारोबिक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, इसलिए हमने 2 मॉलिक्यूल में इन्वेस्ट किया था और हमें 4 मॉलिक्यूल रिजल्ट के रूप में मिले। तो 4 मॉलिक्यूल मिले, इट मीन्स क्या हुआ, 2 हमने तो अपना ही दिया था तो फिर 2 हम रख लेंगे और फिर बचता कितना है, 2 मॉलिक्यूल ही। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में या फिर ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो फाइनल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी दैट इज हम लोग एटीपी के रूप में हम लोग पता डिस्क्राइब किया जाता है हमेशा बायोलॉजी के टर्म्स में एनर्जी मॉलिक्यूल्स को हमेशा। तो फिर एटीपी के में अगर हम देखें तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ही हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से। अब हम देखते हैं अगर क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस, तो क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में हमें ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है, 5 बार 2-2 करके क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि उसमें हमें खुद की तरफ से कोई एनर्जी नहीं देना, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो अपने साथ एनर्जी मॉलिक्यूल्स कैरी करता है और यही ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमेशा क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है। डेट्स वाइज हम लोग देख रहे हैं कि 5 बार क्या हुआ, 2-2 मॉलिक्यूल के रूप में एनर्जी रिलीज हुए। तो इसमें हमें होल टुगेदर बाई प्रोडक्ट के रूप में जो मिलता है उसमें पाइरूबिक एसिड, क्योंकि हमने पढ़ा है बाई प्रोडक्ट के रूप में एरोबिक रेस्पिरेशन में कि हमेशा पाइरूबिक एसिड और CO2 मिलते हैं। तो इसमें पाइरूबिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, याद रखिएगा हमेशा पाइरूबिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल होते हैं। पिछले में हमने देखा एनर्जी में टूटा था ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, जिसमें से कि हमने खुद का इन्वेस्ट किया था 2 मॉलिक्यूल एटीपी और हमें मिला कितना था, 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो फाइनल रिजल्ट के रूप में हमें मिला ओनली 2। तो और यहाँ पे हमें मिल रहा है 2
पाइरुविक एसिड। अब हम ये कैलकुलेशन देखते हैं कि किस तरह पाइरुविक एसिड को हम लोग अगर एटीपी में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी की कितनी मात्रा होती है। तो हमें 2 ही मॉलिक्यूल मिल रहा है पाइरुविक एसिड का, तो पाइरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो एटीपी के 18 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। ये कैलकुलेशन आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा। एटीपी के 18 मॉलिक्यूल्स मिलके एक पाइरुविक एसिड बनाते हैं। तो हमारे पास पाइरुविक एसिड का मॉलिक्यूल कितना मिला क्रेब्स साइकिल से? 2। तो दो मिलकर कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, कितने एटीपी प्रोड्यूस करेंगे? ये एक कैलकुलेटिव अप्रोच है, बट आपको समझना जरूरी है बिकॉज एग्जाम्स में हमेशा यही पूछते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में कितना एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है और क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस में कितना मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिल रहा है हमें। तो एक में 18, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी में एक मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड हमेशा 18 एटीपी दे रहे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल मिलके कितने देंगे? डेट विल 36 एटीपी। दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो 2 पाइरुविक एसिड का मतलब कितना हुआ एटीपी? 2 पाइरुविक एसिड का मॉलिक्यूल अगर रिलीज हो रहा है क्रेब्स साइकिल से प्रोसेस से, तो जो एनर्जी रिलीज होगी एटीपी के फॉर्म में वो होगी 36 मॉलिक्यूल। ठीक। सो होल सम अगर हम ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस और क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस कंबाइन करके दोनों का एक कंबाइन कैलकुलेशन निकाले कि दोनों को कंबाइन होने के बाद जो बाई प्रोडक्ट के रूप में हम लोग रिलीज कर रहे हैं, जो हमारा बॉडी एनर्जी फॉर्म कर रहा है, उसमें कितने एटीपी हम लोगों ने क्रिएट किया। तो हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस क्या था, दोनों में कॉमन था। तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में क्या मिला हमें? ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल मिला था। 2 हमने इन्वेस्ट किया था, बाई प्रोडक्ट के रूप में 4 मिला था, जिसमें से कि 2 हम हटा देते हैं क्योंकि 2 हमने अपना दिया था। इसलिए मिला कितना हमें? सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्लस क्या हुआ? अब ये प्रोसेस जो है क्रेब्स साइकिल का है। क्रेब्स साइकिल में आइदर एरोबिक प्रोसेस से हो या फिर एनारोबिक प्रोसेस से हो। लास्टली हमने 2 दिया था और यहाँ मिला हमें कितना? 2 पाइरुविक एसिड का मतलब कितना? 36 एटीपी। तो 36 प्लस 2, 36 क्रेब्स साइकिल में मिला और 2 ग्लाइकोलाइसिस का था। तो होल सम जो पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी मिलता है वो कितना होता है? 36 प्लस 2 ऑब्वियसली 38। तो 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी होल कंबाइनली रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म था उसे कंप्लीट करने के बाद हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो ये था आज का पूरा कंक्लूजन एंड होप कि आपको आज के बाद ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस और क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में जब भी, क्योंकि रेस्पिरेशन चैप्टर का ये इशू नहीं है कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे हो रहे हैं, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे हो रहे हैं, इसको समझने में स्टूडेंट्स को कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। बट द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड विद द terms, that is the aerobic respiration, anaerobic respiration, and mostly confused with the topic that is the glycolysis and Krebs cycle. And also they have the different types of problems related with the number or the calculative approach of the energy molecule, that is ATP. So hope it would be cleared in your mind right now, and thank you so much. If I am able to solve your confusion or your conflict related to the glycolysis, Krebs cycle or aerobic respiration and aerobic respiration, then please put me in the comment section that would you liked it or not. And if you have any suggestions for me and if you have any doubt related to the topic, you can put me in the comment section. Exactly, no doubt I will go through it and I will always try to sort out that. And thank you so much for being with me from the starting of the video.